नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और आज फिर से हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप सबसे विशेष रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक चैनल को भेजें, वीडियो को भेजें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ब्लू कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। तो ब्लू कार्बन उस कार्बन को संदर्भित करता है जो तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें जो है तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो है शामिल होता है। तो स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। ये पारिस्थितिक तंत्र कई समुद्री प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं, जिससे जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसके व्याख्या को देखें तो ब्लू कार्बन उस कार्बन को संदर्भित करता है जो तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास और लवड़ी दलदल द्वारा वायुमंडल से अवशोषित और संग्रहित किया जाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करके बायोमास और तलछट के रूप में जमा करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये देख रहे होंगे मैंग्रोव है, ये सी ग्रास है, ये वहाँ का फॉरेस्ट है। तो ये जो है क्या करते हैं, CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और जो इसका बेस होता है, ये नीचे का एरिया जो होता है, यहाँ पर एकत्रित करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन का जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें जो है कंट्रोल करने में हमें सहायता मिलती है। तो इसी के बारे में है, ब्लू कार्बन के बारे में। कार्बन अवशोषण की क्षमता जो है इसकी ज़्यादा होती है। वर्तमान अध्ययनों के अनुसार मैंग्रोव और तटीय आर्द्रभूमि प्रतिवर्ष स्थलीय वनों की तुलना में 10 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं। ये छोड़ दिए। इसके अतिरिक्त ये पारिस्थितिक तंत्र प्रति हेक्टेयर 1000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित करने की क्षमता रखते हैं। तो प्रति हेक्टेयर में 1000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोरेज कर सकते हैं। इसकी महत्व को देखें तो महत्व में क्या है, तो मिट्टी का कटाव की रोकथाम होता है। जैसे मैंग्रोव वन हो गए, उनकी जड़ें जो है मिट्टी को बांधे रखती हैं और मिट्टी को स्थिर रखती हैं, जिससे वहाँ पर जो है तटीय कटाव से हमें सुरक्षा मिलता है। जैव विविधता का समर्थन करते हैं। जैसे पारिस्थितिक तंत्र कई समुद्री प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं, जिससे जैव विविधता में वृद्धि होती है। आजीविका के स्रोत भी होते हैं। जैसे तटीय समुदायों के लिए मैंग्रोव और अन्य ब्लू कार्बन पारिस्थितिक तंत्र मत्स्य पालन, पर्यटन और अन्य संसाधनों के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं। इन लाभों के कारण ब्लू कार्बन पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और पुनर्स्थापना न केवल पर्यावरणीय बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो है जो मैंग्रोव हो गया और उसके आसपास का क्षेत्र हो गया, उसे हमें संरक्षित करना चाहिए। ब्लू कार्बन के लाभ क्या होंगे, तो ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास और लवड़ी दलदल द्वारा वायुमंडल से अवशोषित और संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है। ये पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन को कम करने, तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने और आर्थिक लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बन का अवशोषण जो है, इसमें योगदान जो है 10 गुना अधिक होता है। 1000 टन प्रति हेक्टेयर होता है, ये तो बता ही दिया। उदाहरण के बात कर लें तो उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि वैश्विक स्तर पर 10% मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित किया जाए तो यह अनुमान है कि अतिरिक्त 1.6 बिलियन टन कार्बन का अवशोषण संभव है। पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण भी होगा। जैसे मैंग्रोव की जड़ें जो होती हैं मिट्टी को स्थिर रखने में मदद करती हैं, जिससे तटीय कटाव को रोका जा सकता है।
मैंग्रोव और अन्य तटीय पारिस्थितिक तंत्र कई समुद्री प्रजातियों के लिए, तो मैंग्रोव जो है अन्य तटीय पारिस्थितिक तंत्र कई समुद्री प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं, जिससे जैव विविधता में वृद्धि होती है। ये देख लिया। आर्थिक लाभ भी देख लिया हम लोगों ने। इससे इको टूरिज्म भी प्रोत्साहित होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ भी होगा। मैंग्रोव और तटीय आर्द्र भूमि मछलियों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करते हैं, जिससे मत्स्य पालन उद्योग को समर्थन मिलता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ब्लू कार्बन बहाली में निवेश के लिए प्रत्येक $1 के लिए $6 आर्थिक लाभ के रूप में वापस मिलते हैं। यानी $1 जब हम निवेश करते हैं तो हमें बदले में रिटर्न के रूप में $6 मिलता है। तो ये किसने बताया? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने। इन लाभों के कारण ब्लू कार्बन पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और पुनर्स्थापना न केवल पर्यावरणीय बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे तो शुभांशु शुक्ला, बालकृष्ण, वरुण प्रकाश। तो कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला होंगे। साल के अंत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS, ठीक है, पर एक्जियोम मिशन, ये किसका मिशन है? स्पेस एक्स का है एक्जियोम मिशन। यह मिशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच एक संयुक्त प्रयास का हिस्सा है। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन भी शामिल हैं, जो मिशन की कमान लेंगी। अन्य सदस्य में देखें तो पोलैंड के स्लावोज उजनास्की और विस्निस्की और हंगरी के टिबोर कापू ये शामिल होंगे। स्पेस एक्स के बारे में देखें तो स्पेस एक्स का यह ड्रैगन क्रू एक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है, यानी कि हम वापस फिर मंगा सकते हैं। जब हम अंतरिक्ष यान को छोड़ते हैं, रॉकेट को छोड़ते हैं, तो फिर ये जब वापस आ जाएगा तो ये जो स्पेस एक्स है, ये क्रू ड्रैगन जो है, यह पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाता है। एक्जियोम 4 मिशन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है, जिसे एक्जियोम स्पेस अमेरिका स्थित अंतरिक्ष और संरचना विकास कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है तथा स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? वाणिज्यिक अंतरिक्ष पहल एक्जियोम 4 पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लियो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एक होता है लियो, एक होता है मियो, एक होता है जियो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। में अंतरिक्ष पर्यटन जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों को सक्षम करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो व्यवसाय और अनुसंधान के लिए मंच के रूप में वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशनों की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होगा, जैसे इस मिशन में विविध बहुराष्ट्रीय दल शामिल है जो अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक सहयोग पर जोर देते हैं, और इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूती मिलेगी और अंतरिक्ष विज्ञान में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की बात कर लें तो ये जो है एक बड़ी स्थायी रूप से चालक दल वाली प्रयोगशाला है जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करती है। तो कितना ऊपर है? 400 किलोमीटर। इसमें शामिल देशों की बात करें तो 15 देश शामिल हैं और 5 अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं, जैसे नासा हो गया USA का, रॉसकॉस्मोस हो गया रूस का, जाक्सा हो गया जापान का, CSA हो गया कनाडा का, और यूरोपीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, स्पेस स्टेशन जो है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वहाँ का, यूरोप का। इसका संचालन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दल द्वारा जो किया जाता है, और ये जो
स्पेस स्टेशन है 6.66 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते करते हुए काम करता है तथा लगभग हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरा कर लेता है और 24 घंटे में अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी की 16 परिक्रमाएं करता है और 16 सूर्योदय तथा 16 सूर्यास्त से होकर गुजरता है। यानी 24 घंटे में कितना परिक्रमा लगाता है पृथ्वी का, तो 16 परिक्रमा लगाता है। तो उस दौरान 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त भी ये अंतरिक्ष स्टेशन देखता है। अब ये देखिए, अभी हाल में ही में मतलब 2024 में 24 के अंत में भारत के तरफ से जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक गोपीचंद थोटाकुरा जी थे। ये जो है अमेजन के जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 मिशन में हिस्सा लिया था और ये कैमरन लाइन को पार करने वाले भारतीय बने थे। इसके पहले जो है राकेश शर्मा जो है वो अंतरिक्ष में गए थे। एक ये पायलट थे, उन्होंने जो है 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 पर उड़ान भरी थी। तो ये रूस का है, रसिया का, ठीक है। तो ये जो विमान है सोयूज T-11, इसके जरिए जो है राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए थे। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का संबंध कहाँ से है? तो दिल्ली NCR, सभी महानगर, दिल्ली और मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से है? दिल्ली NCR से। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैब के स्टेज 3 को फिर से लागू किया गया है। यह निर्णय केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लिया गया है। बता दें कि 28 जनवरी को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 276 था, जो 29 जनवरी को बढ़कर 365 पर पहुंच गया। जब हमारी आसपास जो है एयर की क्वालिटी जब गिरती है तो वहाँ पर जो है केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है एक्टिव हो जाता है और वो जो है अपना निर्णय लेता है कि कौन सा जो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करना है। तो अभी दिल्ली में जो है स्टेज 3 जो है लागू हुआ है। ये देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो है ये स्केल है, ये गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, ठीक है, वेरी अनहेल्दी, हजार्डस, ये अगले चार्ट में देखेंगे हम लोग। तो ये स्केल है। स्टेज 3 जो है इस लागू होने के बाद क्या क्या प्रतिबंध लगेंगे, तो यहाँ पर जो है जब लागू हो जाएगा तो धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सभी निर्माण और विध्वंसक कार्य रोक दिए जाएंगे। यानी जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, सभी गैर आवश्यक खनन कार्यों को भी प्रतिबंधित कर किया जाता है। गैर इलेक्ट्रिक यानी जो इलेक्ट्रिक से वाहन नहीं चल रहे हैं उन्हें भी रोक दिया जाता है। गैर CNG और BS6 के मानकों से नीचे जो है डीजल बसों का संचालन भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद करने की सलाह दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही दिल्ली में गैर जरूरी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। ग्रैब के बारे में देखें तो यह आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली NCR क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए लागू होता है। MC मेहता बनाम भारत संघ 2016 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2016 में इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2021 में ग्रैब को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो 2021 से ये कार्य कर रहा है, अधिसूचित हुआ 2017 में। तो ये देखिए इंडिकेटर जो है स्टेज 1 कब लागू होता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 पर होता है। स्टेज 2 जो है 301 से 304 हो जाता है, तब लागू होता है। स्टेज 3 जो है 401 से 450 के बीच में लागू होता है और स्टेज 4 जो है ये
450 से जब पार चला जाता है तो स्टेज 4 लागू होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखें। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व के बारे में विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत तथा म्यांमार और चीन के त्रि जंक्शन के पास स्थित है। यह अपनी समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन और अल्पाइन घास के मैदान शामिल हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से पॉइंट सही हैं? तो 1 और 2 दोनों सही है। इसके बारे में देख ले तो ये रहा चांगलांग, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ये है और यहीं पर ये चांगलांग है। तो इसकी सीमा जो है म्यांमार से भी लगती है, चूँकि यहाँ पर म्यांमार पड़ जाता है और इधर चीन लग जाता है, ठीक है। तो आगे देखें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व के बारे में देखें तो ये जो है भारत के सुदूर पूर्वी बाघ अभ्यारण्य में 12 वर्षों के बाद एक हाथी को कैमरे में कैद किया गया है, जिससे संरक्षण की उम्मीद बढ़ गई है। अरुणाचल प्रदेश वन विभाग के अनुसार हाथी पारंपरिक रूप से राज्य के नामसाई क्षेत्र और म्यांमार के बीच नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के माध्यम से प्रवास करते रहे हैं, लेकिन 1996 से अतिक्रमण के कारण विशाल प्रवास मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इसके मुख्य बिंदु को देखें तो चांगलांग जिले में भारत में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश के म्यांमार और चीन के त्रि जंक्शन के पास स्थित है। यह पूर्वी हिमालय में स्थित है और भारत बर्मा जैव विविधता हॉट स्पॉट का केंद्र है। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट है ना, तो उसमें से एक ये है। 1985 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई जो है 200 मीटर से लेकर 4571 मीटर तक है, जो विविध पारिस्थितिक तंत्रों को सहारा देती है। प्रमुख नदियां यहाँ से कौन कौन सी जाती हैं? तो नोआ दिहिंग नदी पार्क से होकर बहती है। जैव विविधता के मामले में देखें तो यह अपनी समृद्ध वनस्पतियां और जीवों के लिए जाना जाता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और समशीतोष्ण वन और अल्पाइन घास के मैदान शामिल होते हैं। जीव जंतु की बात करें तो यहाँ बड़ी बिल्लियाँ, विश्व का एकमात्र पार्क जहाँ बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और धूमिल तेंदुआ इसमें शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों में जो है एशियाई काला भालू, लाल पांडा, हुलाक, गिब्बन, कैप्ड लंगूर और हार्नबिल, ये सब वहाँ पाए जाते हैं। नामदफा उड़न गिलहरी को पहली बार पार्क में देखा गया था और वर्णित किया गया था। यह पार्क के लिए स्थानिक है और गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। तो ये जो है उड़न गिलहरी बिस्वा मोयोप्टेरस विश्वासी जो है ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, तो इसे याद रखिएगा। वनस्पति विशेषताओं की बात करें तो इसमें आर्किड, फर्न, बांस और विविध औषधीय पौधे भी शामिल हैं। बाघ रिजर्व के बारे में देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1983 में से बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। तो 1983 में से बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। अपने उबड़ खाबड़ इलाके और घने वन क्षेत्रों के कारण बाघों की संख्या का अनुमान लगाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जनजाति समुदाय की बात करें तो यहाँ लीसू, सिंगफो, तांगसा जैसी स्थानीय जनजातियाँ निवास करती हैं। तो ये जनजातियाँ भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो लीसू, सिंगफो और तांगसा जो है अरुणाचल प्रदेश के जो बाघ अभयारण्य है यहाँ पर मिलता है। जीविका के लिए ये लोग जो है वन पर निर्भर रहते हैं और लेकिन अब संरक्षण प्रयासों में लगे हुए हैं, यानी और भी माध्यम देखे जा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्केवेंजिंग को लेकर किन शहरों के लिए आदेश जारी किया है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हमारा क्या है? उपयुक्त सभी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 6 शहरों के लिए जो है मैनुअल स्केवेंजिंग पर जो है आदेश जारी किया है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, ये सभी महानगर ही हैं। तो यहाँ पर मैनुअल स्केवेंजिंग पर जो है रोक लगाया है। मैनुअल स्केवेंजिंग क्या होता है? हाथ से मैला ढोना या गंदे सीवेज में घुस करके वहाँ की सफाई करना, ये सब मैनुअल स्केवेंजिंग में आता है।
बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करना, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग में आता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है, मैनुअल स्कैवेंजिंग से आशय किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी विशेष सुरक्षा उपकरण के अपने हाथों से ही मानवीय अपशिष्टों की सफाई करने या ऐसे अपशिष्टों को सर पर ढोने की प्रथा से है। पूर्व में इसके तहत शुष्क शौचालय के मल मूत्र को हटाने की प्रथा को शामिल किया जाता था। हालांकि समय के साथ मैनुअल स्कैवेंजिंग का दायरा और भी बढ़ा है। इसके तहत नालियों, सीवर लाइनों, सेप्टिक टैंकों और लैट्रिन गड्ढों की मैनुअल और असुरक्षित सफाई शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट दूसरे सेशन में। ठीक है। अभी और भी है दोस्तों, तो देख लेते हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजर के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, ये जो अधिनियम पारित हुआ था मैनुअल स्कैवेंजर और के नियोजन और प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही इस अधिनियम के तहत नालियों, सीवर टैंकों, सेप्टिक टैंकों के बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैनुअल रूप से साफ करने के लिए लोगों को रोजगार देना या उन्हें इससे जोड़ना एक दंडनीय अपराध माना गया है। इस अधिनियम में राज्य सरकारों और नगर पालिका निकायों को हाथ से मैला ढोने वाले लोगों की पहचान कर परिवार सहित उनके पुनर्वास का प्रबंधन करने की बात कही गई थी। तो इसके तहत अगला प्रश्न देखें। तो अभी हाल ही में क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2025 के बजट में की गई थी। यह योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो ये योजना एमएसएमई के लिए शुरू की गई है। एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सदस्य ऋणदाता संस्थानों को 100 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधाओं के लिए 60% गारंटी कवरेज प्रदान करना है। यानी एमएसएमई को प्रमोट करना है और यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की ऋण सुविधाओं के लिए 60% गारंटी कवरेज प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे पात्र एमएसएमई उपकरण और मशीनरी खरीदने में सक्षम हो सके। यह योजना एमएसएमई की वृद्धि और विस्तार को समर्थन देने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जमानत मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को देख लें तो पात्रता जो है, उधारकर्ता एक एमएसएमई होना चाहिए और उसके पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या होना चाहिए। ऋण राशि 100 करोड़ रुपए तक की गारंटीकृत ऋण राशि परियोजनाएं लागत इससे अधिक हो सकती हैं। उपकरण मशीनरी लागत जो है परियोजना लागत का कम से कम 75% होना चाहिए। पुनर्भुगतान अवधि जो है 50 करोड़ रुपए तक के ऋण 8 वर्ष तक और मूल किस्तों पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि के साथ 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लंबी चुकौती अनुसूची और स्थगन अवधि हो सकती है। अग्रिम अंशदान जो है गारंटी कवर आवेदन के समय ऋण राशि का 5% जमा किया जाना है। वार्षिक गारंटी शुल्क जो है स्वीकृति के प्रथम वर्ष में शून्य रहेगी। अगले 3 वर्षों के लिए 1.5% प्रतिवर्ष जो है, उसके बाद 1% प्रतिवर्ष रहेगी। योजना की अवधि जो है परिचालन दिशा निर्देश जारी होने से 4 वर्ष तक या 7 लाख करोड़ रुपए की संचयी गारंटी प्राप्त होने तक जो भी पहले हो एमसीजीएस एमएसएमई के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगा। अगला प्रश्न देख लें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। हाल ही में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को मंजूरी दी है। इसे जनवरी 2003 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो इसमें ये दोनों कथन सही है। ठीक है। तो लॉन्च कब किया गया था? 2003 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा।
तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो हाल ही में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए इथेनॉल खरीद मूल्यों में संशोधन को मंजूरी दी है। भारत सरकार के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत इथेनॉल आपूर्ति जो है 2024-25 अर्थात 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 हेतु बढ़ाया है। संशोधित कीमतों के अनुसार 2024-25 के लिए सी हैवी मोलासेस से प्राप्त इथेनॉल की मिल से पहले की कीमत को 56.58 रुपये से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले की कीमत में 3% की वृद्धि को रेखांकित करता है। इसमें बी हैवी मोलासेस और गन्ने के रस चीनी के सिरप से उत्पादित इथेनॉल की कीमत को क्रमशः 60.73 रुपये और 65.61 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रखा गया है। यानी चीनी के सिरप से जो बनेगा वो इतना होगा और गन्ने के रस से जो बनेगा वो 60.73 रुपये होगा। मूल्य संशोधन का महत्व क्या है? तो मूल्य संशोधन जो है इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता और लाभकारी मूल्य प्रदान करने के सरकारों के लक्ष्य का समर्थन करता है। इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी तथा विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप चालू खाता घाटे में कमी आएगी। इससे पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान मिलेगा, क्योंकि मिश्रित ईंधन से कम CO2 उत्सर्जन होगा। CHM इथेनॉल की कीमतों में वृद्धि से बढ़े हुए मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए इथेनॉल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम के बारे में देख लें तो पेट्रोल में जो है इथेनॉल मिलाया जा रहा है उसके बारे में देख लें तो 2003 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लॉन्च किया गया था। इससे पहले वर्ष 2030 तक 20% मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि मई 2022 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन किया गया ताकि पेट्रोल में इथेनॉल के 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य को वर्ष 2030 से संशोधित करके 2025-26 कर दिया जा सके। तो पहले 2030 था पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य जो कि 20% रखा गया था, लेकिन फिर जो है 2022 में संशोधन किया गया। तो संशोधन के बाद जो है 2025-26 तक ही जो है हम ये 20% जो है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखे हैं। सरकार ने EBP कार्यक्रम का समर्थन करते हुए वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति तैयार की है। तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कब तैयार हुआ? 2018 में। सामान्यतः जैव ईंधन को प्रयुक्त डीप स्टॉक के प्रकार के आधार पर 4 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसकी प्रमुख उपलब्धि भी कुछ रही है। जो पिछले दशक में जो है इथेनॉल मिश्रण से लगभग 1,13,007 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई थी। इसके साथ ही साथ लगभग 193 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन भी हुआ था। तो ये फॉरेक्स में हमारी जो है इतनी बढ़ोतरी हुई थी इथेनॉल के मिश्रण से, और 193 लाख जो है जो कच्चे तेल का हम जो आयात करते हैं उससे भी जो है ये प्रतिस्थापित हुआ था। भारत इथेनॉल सम्मिश्रण जो है 2013-14 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2023-24 में 707 करोड़ लीटर हो गया है, जिससे 14.60% का औसत सम्मिश्रण प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार की योजना 2024-25 के दौरान 18% सम्मिश्रण प्राप्त करने की है। अब दूसरा प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न, तो हाल ही में सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में, नागपुर में, गांधीनगर में, और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया? गांधीनगर में किया गया।
चलिए व्याख्या को देखें तो सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 30 से 31 जनवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लोक प्रशासन में अनुभवों और नवाचारों का आदान प्रदान करना है, जिससे ई गवर्नेंस और सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके। यह सम्मेलन सफल फलकों के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस क्या है? सुशासन। सु मतलब अच्छा और शासन मतलब व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य। तो अच्छा शासन के लिए जो है ये बैठक आयोजित किया गया गांधीनगर में। सुशासन के 8 सिद्धांत हैं, जैसे भागीदारी में जो है सिर्फ सरकार ही भागीदार ना रहे, बल्कि नागरिक समाज भी भागीदार रहे, जो एनजीओ हैं वो भी भागीदार रहें, तो ये सभी भागीदार रहें। कानून का शासन हो, यानी किसी एक व्यक्ति की जो है बात न मान करके जो कानून में वर्णित है उसके अनुसार जो है शासन चले। अगला जो सिद्धांत है वो सहमति उन्मुख है, यानी जो भी हमें काम करना है सुशासन के लिए वो सहमति के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, भागीदारी और समावेशिता, एक दूसरे को भागीदार बनाएं और एक दूसरे को समावेश करें। प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाना, जवाबदेही तय करना, ये सुशासन का अगला सिद्धांत है। और पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में जो है पारदर्शिता नहीं रहती है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो उसको भी देखना है। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट है। अब आज के सेशन का एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ये कलारी पट्टू के बारे में है। इसे हमें कल ही डिस्कशन करना था, लेकिन समय अधिक लग गया तो इस वजह से हो नहीं पाया। तो ये इसके बारे में आज देख लेते हैं। तो यह केरल का एक मार्शल आर्ट है जो व्यक्तिगत युद्ध प्रशिक्षण है, जिसे दुनिया के सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है। कलारी पट्टू 2 शब्दों से बना है। कलारी जिसका अर्थ है व्यायाम या व्यायाम का स्थान, ठीक है, और पयट्टू जिसका अर्थ है लड़ाई या व्यायाम करना होता है। विकास क्रम की बात करें तो 11वीं शताब्दी के आसपास चोल, चेर और पांड्य के शक्तिशाली राजवंशों के बीच 100 साल के युद्ध के काल के दौरान कलारी पट्टू का विकास हुआ था। तो जब हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो चोर, चेल और पांड्य ये दक्षिण में मिलते हैं ना, तो वहाँ पर इसका बड़ा विकास हुआ था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने क्रांति के डर से कलारी पट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कलारी पट्टू पर प्रतिबंध भी लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे राज्य में कलारी पट्टू का अचानक पतन हो गया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में पारंपरिक कला के रूपों को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में पुनः कलारी की प्रथा ने धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल की। ये रहा मार्शल आर्ट कलारी पट्टू। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लें तो इसमें लाठी, खंजर, चाकू, भाला, तलवार और ढाल, उर्मी आदि का उपयोग करके निहत्थे युद्ध और कुशल लड़ाई के लिए तीव्र सजगता विकसित करने के लिए अभ्यास शामिल है। कलारी पट्टू अपनी ऊंची उड़ान वाली कलाबाजियों, सटीक दांवपेच और घातक हथियारों के सहज इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। कलारी के दांव जानवरों के तौर तरीकों और लड़ाई की तकनीकों पर आधारित है। शैलियाँ इसमें 2 हैं मुख्य रूप से, वडक्कन या उत्तरी शैली। यह शैली मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें सुंदर शारीरिक गति और हथियारों पर अधिक जोर दिया जाता है। और थेक्केन या दक्षिणी शैली, इसका अभ्यास मुख्य रूप से त्रावणकोर क्षेत्र में किया जाता है। इस शैली में अधिक मुक्त सशस्त्र तकनीक और शक्तिशाली आंदोलन शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये कलारी पट्टू के बारे में हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में। और थोड़ी सी तकनीकी समस्या है, अभी जो है पीपीटी कोई और बना रहा है, तो इस वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बीच में व्यवधान आने के लिए।
और आप सभी से रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, और अपना सुझाव जो है इस सेशन को और कैसे बेहतर बनाया जा सके अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।